नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वक्फ को लेकर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले संसद में संग्राम रहा, जब इस बिल को पास करवाया जाता था, उसके बाद अब सड़क पर लगातार वक्फ बिल को लेकर या ये कहें कि वक्फ कानून को लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है। लगातार मुस्लिम संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के साथ साथ लगातार ये कह रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। इस वक्त हम ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नेता, कार्यकर्ता और उसके चाहने वाले लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे की आप तस्वीर देखिए कि इस वक्त MIM के चीफ ओवैसी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वक्फ को लेकर किस तरीके से मौजूदा वक्त की सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, किस तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इन सारी चीजों को लेकर तफसील से वैसी सीधे तौर पर केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है उसका नाम सीधे तौर पर आप देखिए वक्फ बचाओ सम्मेलन। वक्फ बचाओ सम्मेलन नाम रखा गया है, यानी वक्फ को बचाना है, वक्फ की संपत्तियों को बचाना है, ये कहना है मुस्लिम संगठन के लोगों का। वक्फ बचाओ अभियान के तहत तालकटोरा में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है तहफ्फुज़े वक़ाफ़ कारवां। जी हाँ, इस नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जमात इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि तो पहुंचे हैं, जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वक्फ कानून को लेकर जो विधेयक पास किया गया था संसद के भीतर, मुसलमानों को आखिर आपत्ति किस बात को लेकर, क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 12-12 घंटे का वक्त लोकसभा और राज्यसभा में मुकर्रर किया गया था और चर्चा के बाद इस बिल को पास किया गया था। पक्ष विपक्ष आमने सामने तो था ही संसद भवन के भीतर, लेकिन सड़कों में भी विपक्ष के साथ मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल थे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। वक्फ बोर्ड को लेकर जो आपत्तियां थी, बोर्ड का दावा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकार या व्यक्तियों के लिए हड़पना आसान हो जाएगा, यानी जो कानून है उसके हिसाब से फिर से इसको लेंगे। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आखिर आपत्तियां हैं क्या? आपत्ति ये है कि बोर्ड का दावा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकार या व्यक्तियों के लिए हड़पना आसान हो जाएगा। स्वायत्तता में कमी की बात की गई है। नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और जिला कलेक्टरों को संपत्ति का मूल्यांकन करने का अधिकार देने का विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम लॉ बोर्ड का ये कहना है कि ये विधेयक संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये हिंदू और सिख, फिर से इस लाइन को लीजिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है, क्या हुआ, अरे छोड़ो आप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि विधेयक संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये हिंदू और सिख धार्मिक संस्थानों के साथ समान व्यवहार नहीं करता। इस वक्त आप मंच को देखिए, मंच पर तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी आपको दिखाई देंगे और इस वक्त जो मंच को संबोधित कर रहे हैं वैसी लगातार संसद के भीतर भी इस मसले को उठाते रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विरोध किस बात का, किस रूप में, किस तरीके से किया जा रहा है? क्या वक्फ संशोधन बिल है? 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस की गई थी। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत कर दी गई। अगर उस वक्त के बारे में हम बात करें और आज के मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से बात करें तो देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं और ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से आंदोलन चलाया है
उसका ये कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इसी तरीके से आंदोलन पूरे देश भर में चलाया जाएगा। और आज देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये भीड़ दिखाई दे रही है, इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार वक्फ को लेकर विरोध करता रहेगा और ये मांग करता रहेगा कि इसको हटा दिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की योजना बहुत बड़ी है। योजना ये है कि वक्फ को लेकर लगातार सड़क पर विरोध किया जाएगा और विरोध घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वक्फ बचाओ अभियान के तहत होने वाला जो कार्यक्रम है, यानी 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा में प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन उसके बाद 30 अप्रैल को रात 9 बजे देश भर में अलग अलग घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में आधे घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाएगी, ब्लैकआउट किया जाएगा और एक बड़ा प्रतीकात्मक विरोध का मैसेज दिया जाएगा। फिर 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं आखिर विरोध करने का उनका मतलब है क्या। तो वक्फ कानून को लेकर सड़कों पर मुस्लिम संगठनों के लोग उतर चुके हैं। उनका ये कहना है कि संविधान के खिलाफ है ये बिल, संविधान के खिलाफ है ये कानून, आइन के खिलाफ है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम समझ लेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, विरोध क्यों कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि इससे बेहतर बिल नहीं हो सकता। सरकार तो किसानों के ऊपर, जब कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि किसानों पे भी जो कानून सरकार लेकर आई थी, और सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उसके वजीर, सारे लोग कह रहे थे किसानों के हक में है, किसानों के हक में है, किसानों के हक में है, किसानों के हक में खूब उन्होंने कहा। मगर बाद में एक दिन मोदी जी आए टीवी पे 8 बजे और कहा कि हम इस कानून को वापस लेते हैं। उसको वापस ले लिया। उस वक्त हक में नहीं था किसानों के, था ना? हक में था तो आपने वापस क्यों लिया? इसका मतलब ये था कि हक में नहीं था, उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी जो आपको बाद में पता चला और आप बाद में आपने इसको वापस लिया। इसी तरीके से आप ये जो बिल लेकर आए, कानून लेकर आए हैं, अब ये कानून बन गया, बिल तो तब कानून बन गया। अब इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां जिसकी निशानदेही भी सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, उच्च न्यायालय ने भी किया है। हम और आप कह रहे तो अलग बात थी, उच्च न्यायालय ने जो है 3 चीजें ऐसी हैं जिस पे रोक लगाई और 1 हफ्ते की रोक लगा दी है और हुकूमत को फटकार लगाई है, सवाल किया है, लिखित रूप में सवाल मांगा है। तो जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें खामियां बता रहे हैं तो हमारा तो आप सबके सामने है, जग जाहिर है, सबके सामने है। वो कहावत है ना कि हाथ में कंगन हो तो शीशे की क्या जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान के सामने है, पूरी दुनिया का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग देख रहे हैं, सबसे उच्च न्यायालय ने जिस बात को कहा है, तो जरूर इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो हम बहुत पहले, जिस दिन से ये बिल आया उस दिन से हम कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी कमियां। लेकिन बीजेपी ये कह रही है, सरकार कह रही है कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्या इसका क्या जवाब? कि भाई दूसरी जगह क्यों नहीं बढ़ रही हैं? महिलाओं की भागीदारी तो थी ही, कहां से? ये तो बात, ये देखिए, जो झूठ बोलने में ना हमारी बीजेपी सरकार बहुत ही है। प्रधानमंत्री जी तो एक भाषण दिया था कि मुसलमान तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र छीन कर लेकर भाग जाएंगे। बताइए कौन मुसलमान लेकर भाग रहा था? कौन लेकर भाग रहा था? यही प्रधानमंत्री जी कह रहे कपड़े देख के पहचानो। बताइए, यही प्रधानमंत्री जो अभी उन्होंने भाषण दिया हरियाणा में, मैं मजम्मत करता हूँ कि पंचर बनाने वाले के नाम से उनको जो है इकरार किया है, पूछा है पंचर बनाने वाले नाम से। अच्छा, एक बात, तो फिर लड़ाई आगे कैसे चलने वाली है? आगे क्या? हमारे अकाबरीन उलमा जो फैसला लेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, हमारे अकाबरीन उलमा जैसा रोड मैप तैयार करेंगे, इंशाल्लाह फिर वैसे प्रोग्राम होगा। वैसे मैदान में भी आप लोग रैली करने जाएं? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हम, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं, ये मुल्क हमारा है। हम सब, वो मुनव्वर राना साहब का एक शेर, राहत इंदौरवी का शेर है ना, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। एक बात और बताइए, इतनी अच्छी बात आपने कही है, ये बात सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही? आप बताइए, अंधी गूंगी बहरी सरकार है तो उसको क्या समझ में आएगी? क्या समझ में आएगी? सरकार को खुद समझना चाहिए। और मैं मोदी जी से कह रहा हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 22 करोड़ मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। आप मुसलमानों की तरफ देखिए तो सही, मोहब्बत की निगाह से। आप एक कदम तो मोहब्बत की बढ़ाइए। मुसलमान आपको सीने से गले से लगाने को तैयार है, मगर आप इलेक्शन में कुछ और कहते हैं। वही कहावत है ना कि हाथी का दांत, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। कहते हैं भागीदारी बढ़ रही है बीजेपी में मुसलमानों की। लाहौल बढ़ी है, कहाँ भागीदारी बढ़ रही है? एक मंत्री जो वजीर था बेचारे नकवी साहब, उसको भी हटा दिया है, कहाँ भागीदारी बढ़ रही है? अब बनाते हैं ना, किरण रिजिजू साहब को आपने बना रखा है, उस पे मंत्री, उस पे तो शाहनवाज हुसैन साहब को बनाते हैं, रिजवी क्या ना नकवी साहब को बनाते, बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ, उनको बनाते। अब मीटू का मामला चला था, अकबर साहब कहाँ चले गए? मुझे अकबर साहब क्यों खामखा मेरा जुबान खुलवा रहे हैं भैया आप? मैं माफी चाहता हूँ, जुबान ना खुलवाइए आप। बहुत सारी चीजें इन्होंने तो ऐसा साइड किया है, ऐसा साइड किया है, ऐसा साइड किया है। देखिए
जब सरकार बनी पहले बिहार के अंदर, तो शाहनवाज साहब को बना दिए मंत्री। फिर जो है क्या नाम है कि नीतीश कुमार पलटी मारे, धीरे से हटा दिया, फिर पलटी मार के आ गए, तो दोबारा बनाना चाहिए था ना। शाहनवाज हुसैन ने क्या क्या नहीं किया बीजेपी के लिए, ऐसे बिल्कुल घी में से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, वैसे उनको हटा दिया गया। तो बताइए कहाँ से, मैं कह तो रहा हूँ ना, मोदी जी का चेहरे पे ना एक मखोटा है। तो कुछ और मुस्लिम संगठनों के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, विरोध कहाँ है ये बताइए। सरकार तो कह रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, इंसाफ देने वाला कानून है ये। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से किसानों के खिलाफ एक कानून बनाया गया था, वो भी किसानों के हित में बनाया गया था। आपने कहा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अंदर सिख भाई भी बैठे हुए हैं, अंदर हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, अंदर क्रिश्चियन भाई भी बैठे हुए हैं और मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं। ये देश के खिलाफ एक कानून है, संविधान के खिलाफ ये कानून है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 16, आर्टिकल 28, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें राइट देता है। अगर देश के खिलाफ कोई कानून बने, कोई काला कानून बने, आप आइए संसद से लेकर रोड तक अपनी आवाज को उठाइए, ये संविधान हमें राइट देता है। देश के प्रधानमंत्री वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। यहीं से गंगा बहती, यहीं से यमुना बहती है। एक हिंदू भाई जाता है, वहां से स्नान करके अपने आप को पवित्र महसूस करता है। एक मुसलमान भाई जाता है, वहीं से वजू करके अपने आप को नमाज अदा करता है। ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है। देश के प्रधानमंत्री उस एकता, अखंडता और उस गुलदस्ते को तोड़ना चाहते हैं, दलितों को अलग बांटना चाहते हैं, और यानी देश का हर समुदाय को अलग बांटना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी ये हमने दिया है या देश के लोगों ने जिसको भी दिया है। इसी तरीके से मुस्लिम एक्ट जिस तरह बना हुआ है, वक्फ प्रॉपर्टी हिंदू भाइयों में भी है, क्रिश्चियन भाइयों में भी है। ये हमारा अपना मामला है, ये इस्लाम का मामला। हमने अगर कोई प्रॉपर्टी उस ईश्वर को दान कर दिया है तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से बौखलाई की हुई है। कहां तक मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी सुनिए। खास तौर से कुछ लोग हैं, गवर्नमेंट में एक मुंबई में एक मकान बना हुआ है, पिछले कई सालों से उस पर मुकदमा चल रहा है। जरा उस पर सर्च करिएगा वो किस जमीन पे बना हुआ है। दिल्ली में कई सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी बने हुए हैं। इसी तरीके से आप हरियाणा में जाएंगे, कई 100 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी हरियाणा गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी को, वक्फ प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। इसलिए वो प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहती है और उस अपने आप को वो पूरी तरीके से उसमें दखलंदाजी करना चाहते हैं। जिसका ये कहना है कि कई लोगों ने वक्फ की संपत्तियों के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, उस कब्जे से निजात दिलानी है। अगर कुछ लोग इस तरह हैं तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय आपके साथ चलता है, उन लोगों को कब्जा हटाकर वक्फ प्रॉपर्टी में डाल दीजिए। आप कौन, हम तो आपके साथ में हैं। आप ऐसे मुद्दे पे आइए तो, लेकिन आपके दिल में चोर है। यहाँ पर आप इन कपड़ों से पहचाने जाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री वल्लाह हबीबी करते हुए पहुंच गए वहां कपड़े नहीं पहचाने जाएंगे। आखिर दोहरा व्यवहार पर हमारे पास क्यों किया जा रहा है? आखिर देश के प्रधानमंत्री आप तोड़ने की बात ना करें भाई यार। लड़ाई कहां तक जारी रहेगी? दोस्तों की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ दोस्तों की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। पूरी बात सुनिए, मैं आपको पूरा जवाब, आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चन है, आपकी भी बात सुनूंगा, लेकिन इनसे भी थोड़ा आपको मैं सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ। हो गया हो ना? मैं इनसे जानना, बिल की खिलाफ है कि बिल की हिमायत में? आप हम तो खबर दिखाने के लिए आए हैं। आप बताइए, ये हमें दीजिए, 1 मिनट हमें दीजिए। हम देखिए, ऐसा है जनाब कि हम खबर दिखाने के लिए आए हैं। आप जो बोलेंगे जनता तक हम पहुंचाएंगे। हमारा काम बीच का है। चौथे स्तंभ पे हैं आप। अगर आप हकीकत जो बोलेंगे वो सब दिखाएंगे हम। कोई बात ना काटेंगे ना छाटेंगे, ना हम इधर की बात सुनिए, ना हम इधर की बात करते ना उधर की बात करते। हम खबरों के अंदर की खबर की बात करते। 2 सवाल एक और करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से अगर आपकी मुलाकात हो, ये आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता उनसे मुलाकात हो, या इस चैनल के चेयरमैन उनसे मुलाकात हो, ये पूछेगा जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें 15 लाख हर जो हमारे देश में वो लोग हैं जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके अकाउंट में पहुंचेगा, क्या पहुंचा? एक सवाल ये हमारा। दूसरा ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, क्या उन्होंने किया? ये 2 सवाल जरूर आप पूछेगा। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं दिल्ली बदरपुर विधानसभा से आता हूं और ये हमारे, बिल्कुल आप जाइएगा नहीं। आप बताइए, लड़ाई कहां तक जारी रहेगी? लड़ाई आखिरी हद तक जारी रहेगी जब तक जो है क्या कहते हैं एक्ट को जो है खत्म नहीं कर दिया जाता, आखिरी वक्त तक। बिल्कुल। तो कैसे खत्म होगा? सरकार ने तो कानून बना दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। कानून बना दिया तो कानून खत्म भी होता है। अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, आप देखते हैं क्या होता है आगे।
कानून तो सरकार ने जो है किसानों का भी बना दिया था। आपत्ति कहाँ है आपको इस बिल में, इस कानून में कहाँ कहाँ बहुत सारी आपत्ति है। आप देखें, कुछ बताइए। ये वक्फ बाय यूजर जो है उस पर आपत्ति है। फिर जो है क्या कहते हैं, जो 2 गैर मुस्लिमों को डालने का मामला आ रहा है उस पर आपत्ति है। और फिर जो है कलेक्टर के मुतालिक जो बात है उस पर आपत्ति है। तो ये सारी चीजें हैं। वक्फ बाय यूजर, सबसे बड़ी चीज वक्फ बाय यूजर है कि अगर कोई जमीन जो है जो बरसों से जो है मस्जिद और मदरसे के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो यूज हो रही है वक्फ के लिए, उसको आप मानेंगे नहीं, तो यही आपत्ति है। यही आपत्ति आपकी है। तो देखिए, तमाम आपत्तियों के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से हम आपको यही बताने और दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन का दायरा आने वाले वक्त में किस रूप में, किस तरीके से होगा और किस तरीके से प्रदर्शन जमीन पर रहेगा। रामलीला मैदान में भी 7 मई को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कोर्ट से लेकर सड़क तक हम इस पूरे मामले पर, इस पूरे कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।